अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको तहे दिल से जो है रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। बस अल्लाह ताला से दुआ ये है कि इस रमज़ान के महीने के नाते जो है इस जो ख़तरनाक जो वायरस है इससे हमें निजात अता फ़रमाए। तो चलें, सबसे पहले तो जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी अपडेट जो है वो आप तक इजीली आ जाए। तो उसके बाद जो मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट जो टॉपिक जो है उस जिस पे मैं डिस्कस करूँ कि जिस तरह मुझे काफ़ी जो है स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मुझे कि जिस तरह मैंने फ़िज़िक्स पे बात की उसी तरह केमिस्ट्री पे भी टिप्स वगैरह दूँ। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री पे ही बात करें, या मेरे पास एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों से डिस्कस करने के लिए उस पर डिस्कस करूँ, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। तो अपडेटेड रहिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अपडेट जो है वो इजीली आप तक आ जाए। तो चलें, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आइंस्टाइन का जो है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक बहुत अहम पार्ट। और सबसे पहले तो आपने अगर जो है टाइम डायलेशन की वीडियो नहीं देखी तो वो देख लिए, क्योंकि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम डायलेशन से लिंक्ड है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा और तब आपको जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ईजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। तो जाइए और टाइम डायलेशन देखिए, उसके बाद वापस यहीं से वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो चलें, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है आइंस्टाइन ने जो जैसे कि हम बेसिक्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कस कर चुके हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आइंस्टाइन ने कहा था कि जो ऑब्जर्वर है उसके लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड होगी। अब यहीं पे ये सवाल आता है कि किस तरह कैसे, वो सब हम जो हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लॉरेंस फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिहाज से, वो भी इसी में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलें, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए वही सेम हम फिर दो फ्रेम्स जो हैं वो सपोज़ करते हैं। एक फ्रेम रेस्ट में है और एक फ्रेम जो है वो मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। और जिस तरह हमने जो है टाइम डायलेशन में एक एंड में हमने एक बात डिस्कस की थी म्यूऑन पार्टिकल के बारे में, तो इसमें भी हम म्यूऑन पार्टिकल को ही कंसिडर करेंगे और उसके डीके टाइम और इनसे ही हम चीज़ों को रिलेट करेंगे। और हमने वी जो है यहाँ पे 0.9c ले लेते हैं, क्योंकि हमने जो टाइम डायलेशन का प्रॉब्लम था जो उस पर सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने वी 0.9c ली थी। अब जो है म्यूऑन पार्टिकल है एक, ठीक है, म्यूऑन पार्टिकल है। अब म्यूऑन पार्टिकल जो है उसके जो डीके टाइम है वो दो टाइम है। एक जो टाइम है वो है 2.25 सेकेंड्स, जो कि है उस 2.25 माइक्रो सेकेंड जो कि है उसका ओरिजिनल डीके टाइम, और एक है ये है उसका ओरिजिनल डीके टाइम, और एक है वो टाइम जो कि कोई ऑब्जर्वर ऑब्ज़र्व करेगा जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो, तो वो है 5 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। यानी कि ये ऑब्जर्वर है, अगर ये ऑब्ज़र्व कर रहा है ये स्पीड ऑफ लाइट से तकरीबन 0.9c से मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर जो डीके टाइम फील करेगा वो डीके टाइम फील करेगा तकरीबन 5 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं कि हम फॉर सपोज़ इस ऑब्जर्वर से पूछते हैं कि ये बताओ कि कितनी देर में, मतलब जो म्यूऑन पार्टिकल है अगर हम उसको एक पॉइंट से स्टार्ट करें ए पॉइंट से, तो वो ए पॉइंट से हमने म्यूऑन पार्टिकल को चलाया, तो बताएं कि जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो तो वो जब बी पॉइंट पे जाकर डीके हो जाएगा तो ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा। मतलब कि अगर एक पॉइंट से शुरू करें तो कितनी देर बाद जाकर वो टिके होगा। सिंपली ये अगर हम ऑब्जर्वर से पूछें तो ऑब्जर्वर ने सिंपली कहना है कि इसमें क्या है मैं बता देता हूँ सिंपल। उसने सिंपल डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है विच इज़ v इंटू टी, सिंपल फार्मूला लगाना है इसने इसका डिस्टेंस का। तो वेलोसिटी जो है वो है 0.9c विच विल बी 0.9 और इंटू 3 इंटू 10 पावर 8, ठीक है। उसने ये सिंपल फार्मूला लगाना है और इंटू 5 इंटू 10 पावर -6 माइक्रो सेकेंड। तो इसका जो आंसर आना है वो आ रहा है तकरीबन 13.5 इंटू 10 पावर 2, या हम इस तरह इसको लिखें 1350 मीटर। अब ऑब्जर्वर ने कहा कि सिंपल है, ए से बी का जो फासला है वो कितना है 1350 मीटर, ठीक है। चलो ये तो हो गया ए टू बी का फार्मूला। लेकिन अब हम ऑब्ज़र्व करें, अब हम कहें कि हम सोचें
कि एक्चुअल टाइम क्या है, क्योंकि ये तो था टाइम जो डायलेटेड था 5 माइक्रोसेकंड, क्योंकि ऑब्जर्वर को 5 माइक्रोसेकंड नज़र आ रहा है। तो अब हम सोचें कि एक्चुअल में क्या टाइम था, तो चलें अब हम एक्चुअल टाइम की कैलकुलेशन करते हैं कि इसके मुताबिक तो 1350 मीटर था, लेकिन एक्चुअल में जब वो ए पॉइंट से शुरू कर और बी पॉइंट पर एंड करेगा तो कितना टाइम होगा। तो उसके लिए हम जो हैं एक्चुअल टाइम लगाएंगे विच इज़ S/IT और सेम यही, बस हम जो टाइम है जो 5 × 10⁻⁻6 के बजाय हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2.25 × 10⁻⁻6 और तब जो आंसर आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है 607.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक्चुअल मुताबिक 607.5 मीटर ये ऑब्ज़र्व हो रहा है एक्चुअल में, लेकिन जो ऑब्ज़र्वर ऑब्ज़र्व कर रहा है 1350 मीटर। अब फॉर सपोज़ करें इस ऑब्ज़र्वर ने पहले इसको स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाया और उसने ऑब्ज़र्व किया 1350 मीटर। तो अब ये ऑब्ज़र्वर गया इस फ्रेम में और उसने कहा कि चलो अब नोट करता हूँ कि क्या है, और मैं इसी के फ्रेम में मौजूद रहकर फिर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो उसके ही फ्रेम में है उसका टाइम सेम रहेगा जो कि 2.25 है। उससे फिर वो कैलकुलेशन करता है तो उसकी जो लेंथ आती है वो 607.5। अब वो हैरान हो जाता है कि उसने जो लेंथ नोट की वो की 1350 मीटर, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि एक्चुअल लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यानी कि उसकी ऑब्जर्व्ड लेंथ बहुत ज़्यादा थी और उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो कम थी, यानी कि एक्चुअल लेंथ वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, वो कम हो गई। किससे? जो कि डायलेटेड टाइम से हमने लेंथ कैलकुलेट की, जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया वो ज़्यादा था बनिस्बत इसके, तो मतलब कि जो एक्चुअल लेंथ है वो कि कॉन्ट्रैक्ट हो गई जो ऑब्जर्व लेंथ है उससे। यहाँ पे ये हैरान हो गया कि ये किस तरह के मतलब कि टाइम डायलेशन जब हो रहा है तो लेंथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब इसका सिंपल आप तो जानते हैं कि मैंने टाइम डायलेशन की वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया था कि हो क्या रहा है। असल में हो यही रहा है कि ये डीके तो इसी टाइम पे हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है कि इसको फिर वापस जब फोटोन इसका जब मैसेज, क्योंकि फोटोन इज़ अ मैसेज, क्योंकि मैं अगर इस चीज़ को देख रहा हूँ तो ये इसीलिए देख रहा हूँ कि जो लाइट है वो उस पर पड़ रही है और ये वो मेरी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही है, तभी मैं इसको देख पा रहा हूँ। यानी कि जो फोटोन इससे रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आ रहा है वो एक्चुअली और कुछ नहीं बल्कि एक मैसेज लेकर आ रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे ये एंड तो हो गया, ये एंड 607.5 मीटर पे ही हुआ है, लेकिन इसका जो फोटोन निकला वो इस ऑब्जर्वर तक पहुँचने में और जितना भी ज़्यादा देर लगी वो अगर हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे हमें पता चल जाएगा कि कितनी दूर वो जा चुका है। तो असल में हो यही रहा है कि मैसेज देर से पहुंच रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर तो यही कहेगा कि उसके लिए जो लेंथ है एक्चुअल लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। तो यानी कि इसका पूरा जो है वो टाइम डायलेशन पे फुल्ली डिपेंडेंट है। तो अगर मैं कहूँ, एक क्वेश्चन है सिंपल कि एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, एक स्पेसशिप चल रही है, ठीक है, उसने स्टार्ट हुई और तकरीबन उसने 2000 मीटर कवर किए। अब ये बताइए मुझे कि ऑब्जर्वर ये नोट कर रहा है, अब ये बताइए कि एक्चुअल में क्या इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो ज़्यादा है या कम है या यही है। इसका सिंपल आंसर यही है कि इससे कम हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ इज़ कॉन्ट्रैक्टेड, जो इसको ऑब्जर्व्ड लेंथ है उससे एक्चुअल लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड होगी, तो यानी कि इससे कम है। तो 2000 मीटर जो है वो ऑब्जर्व्ड लेंथ है, ना कि जो उसकी एक्चुअल मूव्ड लेंथ। तो यही है सिंपल टाइम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो कि बुक में लिखी हुई है वो ये कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो हमेशा पैरेलल to the direction of motion of particle, parallel to the direction of motion of particle। अब देखें, ये बुक में एक क्लियर वाज़ेह लाइन लिखी हुई है कि द
लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल पैरेलल, नेवर परपेंडिकुलर, कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगी, हमेशा पैरेलल होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल सपोज करें नॉर्थ में अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसने 2000 जो मीटर कवर किया है वो नॉर्थ में कवर किया है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो असल में साउथ में उसने 1000 मीटर कवर किया था या ईस्ट में 1000 मीटर कवर किया था, क्योंकि एक्चुअल 2000 हमें पता है कि लेंथ तो कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो 1000 फॉर सपोज कर ली, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट हुई है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसी साउथ की डायरेक्शन में हुई है। सिंपल इस लाइन का ये मतलब है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, हुआ ये कि असल में जो टाइम डायलेट हुआ, टाइम जैसे ही डायलेट हुआ तो कैलकुलेशंस जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई, जिसकी वजह से कैलकुलेशंस रॉन्ग हो गई और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमें, मतलब लेंथ में हमें कमी नज़र आई, एक्चुअल लेंथ जो है वो कम थी। यही है सिंपल जो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के, जितनी ज़्यादा जो है टाइम डायलेशन होगी उतनी ज़्यादा जो है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगी। फॉर सपोज़ करें ये ऑब्जर्वर तो इसके चले स्टार्टिंग में नियर था, लेकिन अगर हमें कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है कोई डिफरेंट गैलेक्सी से जो कि और ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए जो टाइम डायलेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और इसी तरह लेंथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो मतलब कि जितनी ज़्यादा टाइम डायलेशन होगी उतनी ज़्यादा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगी। दैट्स ऑल अबाउट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स ने भी किया है मुझसे, कि जो पार्टिकल है वाई कांट इट मूव एग्जैक्टली विद द स्पीड ऑफ लाइट, वाई पार्टिकल या मटीरियल कैन नॉट एग्जैक्टली मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसमें जो चीज़ आती है कि आइंस्टाइन के मुताबिक कि जब कोई चीज़, कोई मटेरियल अगर स्पीड ऑफ लाइट के मूव करने लग जाए, यानी कि v उसकी जो है वो इक्वल्स टू c हो जाए, तो उसका मास जो है वो इन्फिनाइट हो जाता है। और इन्फिनाइट मास का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो टाइम डायलेशन में नहीं, मतलब कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या कहीं भी जो इसका वो हम कहें कि पार्टिकल के इनर्शिया या उसका जो मास है उसका इन्फिनाइट होने का कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं है, कि इन्फिनाइट होना मास का या इनर्शिया का, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको चलें एक सिंपल प्रॉब्लम से प्रूव कर देते हैं कि क्यों वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता और किस तरह मास जो है वो, अब मैं कह रहा हूँ कि इन्फिनाइट हो जाएगा। आइंस्टाइन ने किस तरह कहा था, तो सिंपली जो इसका फार्मूला है m=m0 अपॉन रेडिकल 1 - v²/c², इसमें अगर v=c रखें तो ये भी c² बन जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएंगे आप आपस में, तो ये हो जाएगा 1 - 1 तो विच इज़ 0, यानी कि ये आएगा m0/0। और आपको पता है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ इन्फिनाइट। तो ये इस तरह आएगा, मूविंग मास जो है इन्फिनाइट हो जाएगा जब वो स्पीड ऑफ लाइट से एग्जैक्टली मूव करे तो। और आइंस्टाइन मतलब तब जो है कोई भी ऐसा इन्फिनाइट मास का कॉन्सेप्ट नहीं था। और अगर इसी तरह होता रहा तो लाजमी बात है जो टाइम है वो भी इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि अगर स्पीड ऑफ लाइट से अगर ऐसी कैलकुलेशन में जो टाइम डायलेशन का फार्मूला था उसमें रखें तो टाइम भी इन्फिनाइट हो जाएगा और उसके अलावा जो लेंथ है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो मीनिंगलेस है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होना मीनिंगलेस है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना चाहें, मतलब स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो क्यों नहीं बढ़ा सकते। तो मैंने आपको ये मास वेरिएशन में क्लियरली आंसर दे दिया था कि ये हो क्या रहा है कि जब वो 0.995 c से मूव कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि जो इजाफी जो स्पीड दे रहे हैं उसको कि वो स्पीड ऑफ लाइट तक पहुँचे, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि हो क्या रहा है कि वो जो कंप्लीट जो स्पीड है उसकी वो किस में तब्दील हो रही है, वो तब्दील हो रही है इनर्शिया में, वो इसका इनर्शिया बढ़ रहा है, यानी कि उसका मास बढ़ रहा है। तो दैट्स अ सिंपल थिंग के व्हाई द पार्टिकल कैन नॉट मूव एग्जैक्टली विद द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, अब चलते हैं जो हमारा जो ये m=, जो फार्मूला है m=m0 अपॉन रेडिकल 1 - v²/c²। ये जो v²/c² है 1 - v²/c², ये क्या है, इस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। इसके दो नाम हैं, आपको दो नाम याद रखने हैं। पहला नाम मेरे ख़्याल से है रिलेटिविस्टिक फैक्टर
रिलेटिविस्टिक फैक्टर, और जो उसका दूसरा नाम है जो कि मोस्ट कॉमन है वो है लॉरेंट्ज़ फैक्टर। अब ये है क्या है, ये दो नाम जो हैं ये याद रखने, 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। और एक बात ये याद रखनी है कि जब भी चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू हों तो ये जो वैल्यू है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 1 होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब हम चीज़ों लेस देन 1 जब आती है वैल्यू और उसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिड्यूस हो जाती है, और जिससे डिवाइड करते हैं तो वो इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर सपोज़ अगर 10 को मैं 1 से कम 0.5 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 0.5 इस 1 से 0.51 से कम है, तो इसका आंसर 20 आ रहा है, यानी कि ये डिवाइड करने पर बढ़ रही है, ठीक है। और इसी तरह ये फैक्टर जो है, देखें अगर आप मास वेरिएशन, मास इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए वो डिवाइड में है, और जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है इसलिए लेंथ के वो मल्टीप्लाई में है। और लेंथ का जो कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला, सॉरी मैं पीछे जो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो है आइंस्टाइन ने फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला दिया था कि आप जो है लेंथ किस तरह कॉन्ट्रैक्टेड फाइंड कर सकते हैं। आप ये ऐसे को वी मतलब आप टाइम डायलेशन फाइंड करें, उसके बाद आप जाकर इसका फार्मूला लेंथ को फाइंड करें, तो इससे अच्छा है कि आप जो है लेंथ का ईजी फार्मूला जो है L नॉट इक्वल्स टू L और मल्टीप्लाई में 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर जो है लगा के और कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ जो है फाइंड कर सकते हैं। ये उसने फार्मूला दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसीलिए जो है ये टाइम के साथ डिवाइड में है, मास के साथ डिवाइड में है, लेकिन लेंथ के साथ मल्टीप्लाइड है। क्यों? क्योंकि लेंथ जो है वो कम होती है। अब आती है कि क्या ये रिलेटिविस्टिक फैक्टर जो है ये हमेशा 1 से स्मॉल ही होगा, 1 से लेस ही होगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम नॉर्मल स्पीड्स में मूव करना शुरू होते हैं, जब मतलब नॉर्मल डेली लाइफ में, तो इसकी वैल्यू जो है, जो लॉरेंट्ज़ फैक्टर है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल्स टू 1 होती है, ना कि लेस देन 1, हमेशा इक्वल्स टू 1 होती है। और तभी जो है ये जब 1 बराबर होगी तब अगर 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, यानी कि मूविंग मास इसके रेस्ट मास के बराबर और सेम चीज़ लेंथ और टाइम के साथ होगी, कि दोनों जो टाइम्स हैं और मासेस हैं, लेंथ हैं, वो बराबर रहेंगी, क्योंकि डेली रूटीन में हम इनमें कोई चेंज नहीं नज़र आते। फॉर सपोज़ करें, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि विद द कैलकुलेशन हम इसको जो है सॉल्व करने की जो है कोशिश करते हैं। कि फॉर सपोज़ करें हमने स्पीड ली, कितनी नॉर्मल डेली लाइफ की स्पीड होगी, मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक कि मोर देन 40 मीटर पर सेकेंड। फॉर सपोज़ कर लें 40 मीटर पर सेकेंड मीन्स कि 150 किलोमीटर पर आवर। कार की फॉर एग्जांपल हम 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा स्पीड होगी, और इससे ज़्यादा स्पीड हम नॉर्मल डेली लाइफ में चलाते हैं। तो हम इस लॉरेंट्ज़ फैक्टर में चेक कर लेते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 40 को वी की जगह लगा के स्क्वायर रखेंगे तो हमें पता है कि ये हो जाएगा 1 माइनस 40 का स्क्वायर 1600 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 16। ये 10 पावर 16 ऊपर गया तो हमें पता है कि ये 10 पावर 16 जो है वो तकरीबन मल्टीप्लाई बाय अगर हम रखें तो 10 पावर माइनस 16 हो जाएगा। यानी कि अब हमें 1 से 10 पावर माइनस 16 यानी कि 15 ज़ीरो के बाद पॉइंट और उसके बाद 15 ज़ीरोज़ हमें कंसिडर करने हैं, तब जाकर 15 जो है वो ज़ीरोज़ हम कंसिडर करेंगे और तब जाकर ये वैल्यू बनेगी। मतलब कि हम अगर सिंपली मैं कहूँ कि ये वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है और 1 में से माइनस करने पे इस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा 1 पे, तो मैं सिंपली कह दूँ तो कि ये 1 ही रहेगा। तो रेडिकल 1 जो कि 1 के बराबर है, यानी कि नॉर्मल डेली लाइफ में जो है इट्स स्पीड जो है रिमेन्स सेम 1। तो अगर मैं कहूँ कि डेली लाइफ में क्या हम टाइम डायलेशन, मास इंक्रीमेंट, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो इसका जवाब है मतलब कि हम सिंपल सवाल ये है कि हम क्यों नहीं ऑब्ज़र्व कर सकते। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि क्योंकि जो रिलेटिविस्टिक फैक्टर है, जो लॉरेंट्ज़ फैक्टर है, रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, ये बराबर हो जाता है 1 के। और जो टाइम जो है वो डायलेशन और जो इक्वल हो जाते हैं, मास जो मूविंग मास और रेस्ट मास बराबर हो जाते हैं, और इसी तरह लेंथ और टाइम भी बराबर हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम जो है
ऑब्ज़र्व नहीं करते, और अगर मतलब हाई स्पीड पे जाएं तभी जाकर जो रिलेटिविस्टिक फैक्टर है वो लेस देन 1 होगा, और तभी इन चीज़ों में डिफरेंस नज़र आएगा। सो दैट्स ऑल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यही सब था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। मैंने डिटेल में आपके साथ फुल्ली डिस्कस किए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके कॉन्सेप्ट, और इसके बाद आई थिंक कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो आप अगर रिपीट ना भी करें तो आपको फुल्ली याद हो जानी चाहिए कि उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, और किसी को आपको एक्सप्लेन करना हो तब भी वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। और बस मैं यहीं पे कि जो बस E=mc² वाली मैं मास वेरिएशन वाली बात जो रिपीट कर दूंगा कि मतलब हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसको स्पीड ऑफ लाइट से चलाएं, कि क्योंकि c² से चलाएं। हम जब स्पीड ऑफ लाइट पे ही नहीं पहुंच सकते तो हम क्या c² पे चलाएंगे उस चीज़ को। ये हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स और इनमें भी कर सकते हैं नॉर्मली। तो यही है बस सिंपल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और चीज़ों पे मतलब किसी और चीज़ पर डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह इसी तरह कुछ और टॉपिक्स भी मैं आपके लिए लेक्चर्स ले आऊँगा कि जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है कुछ MCQ सॉल्व करवाने में। बस यही था सब, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैंने इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो इतना तो है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। और बस फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।